हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आज हम दृष्टि आईएएस द्वारा उपलब्ध कराया गया एक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, डी.वाई. चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। तो किसको किया गया है? नरेंद्र मोदी को। इसमें जो पहला क्वेश्चन था ये देखिए कुछ ज़्यादा ही पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को करंट अफेयर के हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? विस्तारा एयरलाइन, एतिहाद एयरवेज, एयर इंडिया या एयर एशिया। तो किसको? एतिहाद एयरवेज को सम्मान जो है एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। ये यूएई की एक एयरलाइन कंपनी है। निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित पुस्तक लिखी है? रणजीत प्रताप, देवाशीष चटर्जी, सुरेश गंगोत्रा, टी.एन. शेषन। तो किसने लिखा है? टी.एन. शेषन साहब ने लिखा है, ठीक है। टी.एन. शेषन जो हैं इनके बारे में आप जान लीजिए कि 1990 से, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि ये 1990 से 96 के बीच ये अपने यहाँ के निर्वाचन आयुक्त थे, मतलब अपने भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। और इन्होंने कुछ बदलाव किए थे इन्हीं के समय से। पहचान पत्र आईडी कार्ड आप लेके जाते हैं वोट डालने, तो इन्होंने ही अपने कार्यकाल में बनवाने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या है? सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन, कार्यस्थल में समावेशिता और विविधता, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना, भविष्योन्मुख कौशल डिजिटल युग को आगे बढ़ाना। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। इसमें से आपका आंसर होगा विकल्प सी, ठीक है। कौन सा सही है? विकल्प सी, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन या रूस। तो इसको आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ये चीन है जिसने मीथेन रॉकेट लॉन्च किया था। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है? आर्गन, फास्फीन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो कौन सी गैस जो है शुक्र ग्रह के आवरण क्षेत्र में मिली है? तो ये मिली है आपकी फास्फीन। कौन सी गैस? फास्फीन। ये जो है कहाँ से इसको पता लगाया गया? तो वैज्ञानिकों ने जो आपका हवाई के मैनोवा जो एक क्षेत्र है ना, जो हवाई वेधशाला है अमेरिका के, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, तो इस वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। तो इसी की सहायता से शुक्र ग्रह में वायुमंडल के गहरे स्तर पर फास्फीन गैस की खोज की गई है, ठीक है। उस पर कोई गया नहीं था शुक्र ग्रह पे, वो केवल जो क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप है उससे पता लगाया गया है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रही PBWRSI एक किस्म है किसकी? मक्के की, गेहूं की, चावल की या आलू की। तो किसकी किस्म है ये? गेहूं की। अगला है स्टारिया सैटेलाइट है, एक क्या है ये? सैटेलाइट है, सैटरिया भी कहते हैं इसको, या सैट RIA-1 के नाम से संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये किस देश से संबंधित है? ये है मंगोलिया से। किस देश से? किसी भी जो है ये जो है मंगोलिया से संबंधित है। नहीं, ये इंडोनेशिया से संबंधित है, सॉरी, ये इंडोनेशिया से संबंधित है, ठीक है, सैटरिया। और इसमें जो है इंडोनेशिया में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए अभिकल्पित किया गया एक उपग्रह है। किसके लिए? डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए, ठीक है। आगे आइए, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसे LBM-3M4, ठीक है, लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये सही है। इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी, जिसको SHAP भी कह सकते हैं, का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री
पोलरीमेट्री पेलोड है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो हमारा इसमें से सही हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, विकल्प सी सही है, एक और दो दोनों। ठीक है, LBM-3M4 से लॉन्च किया गया था और इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पेलोड है। ठीक है, दोनों सही हैं। शंघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। अफगानिस्तान, कंबोडिया, तुर्की, ईरान। तो किस देश को 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ईरान को। ठीक है, अब बताइए जो 10वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी नए नए करंट अफेयर में नया नया क्वेश्चन है करंट अफेयर का, किसको नामित किया गया है 10वें सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है 2023 के सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है 111, 112, 113, 114। तो कौन सा था 112। कास पठार जो हाल ही में खबरों में था, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहाँ पे है ये कास पठार। तो आपको बताना है कि कास पठार कहाँ पे था, कहाँ पे है। तो ये पाया जाएगा आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। ठीक है, सतारा जिले में ये है। इसका नाम कासा वृक्ष कासा वृक्ष से लिया गया है, जो कि बहुतायत मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्यों नाम है, तो यहाँ पे कासा वृक्ष पाया जाता है अधिकतर मात्रा में। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है। NIT प्रयागराज, IIT कानपुर, IIT रुड़की या IIT BHU। तो IIT कानपुर ने सुसाइड ड्रोन तैयार किया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तर नहीं है, उत्तर लिखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबों को कम किया है। बिहू कुह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बिहू कुह महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको कौन मनाता है, तो तांगसा जनजातियाँ मनाती हैं। नाम याद रखिएगा इनका, तांगसा जनजाति। ठीक है, इससे आपसे पूछ सकता है कि तांगसा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये भी आपका तैयार हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है तांगसा जनजाति, जो कि बिहू महोत्सव मनाती हैं। ये धान के रोपाई उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। लखनऊ, विशाखापत्तनम, इंदौर, सूरत। तो कौन सा शहर बन गया है, सूरत। सूरत नहीं, इंदौर। ठीक है, कौन सा शहर बन गया है, इंदौर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। ईरान, भारत, रूस, इटली। तो कौन सा शहर इसमें शामिल हो गया है, तो इसमें शामिल हो गया है आपका भारत। ठीक है, किस ग्रुप में, चैंपियंस ग्रुप में। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देख लीजिए, राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल, झारखंड, राजस्थान, गोवा। तो गिग श्रमिकों को जो है इसमें किसमें कानून पारित किया है, गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया है किसने, कि तो इसको प्राप्त किया है केरल, राजस्थान ने। किसने, राजस्थान ने, गिग श्रमिकों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अभिकथन है, एक कारण है, बताना है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है, न ही इसे हटाया जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा न कटौती की जा सकती है, न हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें से भैया दोनों सही हैं। देखो, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान संशोधन द्वारा
कटौती नहीं की जा सकती है ना, और न इसे हटाया जा सकता है। ओके, और इसको क्या करते हैं कि इसको मूलभूत विशेषता घोषित किया गया है, तो इसमें दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है, ये सही है। उच्च न्यायालय का जो है क्षेत्र व्यापक है, ठीक है, और इन दोनों के क्षेत्रों में जो बढ़ोतरी करना होगा, कुछ अगर विशेष क्षेत्राधिकार देना होगा तो किसका अधिकार है? तो संसद बढ़ा सकती है, ठीक है। फिलहाल ये दोनों सही हैं, तो सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन सही है। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय 130 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सही है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। और 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के सभी न्यायालयों में लागू होना। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए 130 वाला ये जो है गलत है। क्यों? 130 में है सर्वोच्च न्यायालय का आसन, क्या है? आसन के बारे में बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। और अनुच्छेद 141 के अनुसार है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। तो यह सही है, क्योंकि क्या कहता है कि सभी जो न्यायालय हैं भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय, तो 141 में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च सही नहीं है, तो 130 वाला, क्योंकि ये आसन के बारे में बात करता है। राज्यसभा के विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? केवल राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह धन विधेयक के संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है। तो कह रहा है कि सही उत्तर चुनना है। तो देखिए पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को ना तो संशोधन करने के लिए कह सकती है और ना ही अस्वीकार कर सकती है। तो चलिए हमारा कौन सा सही हो गया? केवल एक, ठीक है। दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि ये जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको पारित किया गया था। तो इसको याद रखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको पारित किया गया था 1985 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें पंचायतों की शक्तियां हैं, पंचायतों के बारे में इसमें बताया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें जो है शक्तियों का विभाजन है। तो आप याद रखिए, शक्तियों का विभाजन किस में है? 7वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में क्या है? तो इसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को इसमें शामिल किया गया है। ओके, जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम माह के लिए अधिकतम अवधि की राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो अधिकतम माह वो कितना होगा? 6 माह होगा, ठीक है। 6 माह तक कार्य कर सकता है, तब तक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 330, अनुच्छेद 243T, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 335। तो इसमें से बताइए कि किसमें इसका जो है उल्लेख किया गया है? तो 330 लोकसभा, और लोकसभा में SC/ST के लिए जो छूट का प्रावधान है या आरक्षण का प्रावधान है सीटों का, वो 330 के तहत है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 332 में क्या है? तो ये विधानमंडल में है या विधानसभा में आप कह सकते हैं। तो विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है SC/ST को, वो 332 में मिलता है। अनुच्छेद 243T के अनुसार क्या है? तो नगर पालिका में अनुसूचित जाति SC/ST, ठीक है, के लिए प्रावधान है। तो कहाँ पे? नगर पालिका में। और 335 में क्या है? तो 335 में इसमें कहा गया है कि प्रशासन के प्रभावकारिता को
बनाए रखने के साथ साथ SC/ST के दावों को घटक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है प्रशासन को बनाए रखने के लिए उनको SC/ST पे ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, यही कहा गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों में बांग्लादेश को हस्तांतरण से लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने से, वस्तु एवं सेवा कर से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग से। तो किससे संबंधित है? अभी हाल ही में बिल पास हुआ था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया है, इसी से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें और देख लेते हैं। जो भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया था बांग्लादेश से, ये जो है इसमें जो है अधिनियम 100वें अधिनियम संशोधन द्वारा ये किया गया था। 106वें संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जो है ये आपका 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 101वां याद रखिए सब। ठीक है, और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आयोग जो बनाया गया है वो 102वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा के अधिकतम प्रतिनिधित्व कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है वो 20 होगा और 530 सीटें राज्यों के जो है जिलों द्वारा जो कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी उनसे होगा। ठीक है, अब 20 इससे होगा, टोटल 550 सीटें रहेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने में नाम परिवर्तित करने का अधिकार देता है। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। बात सही है। अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। तो ये भी सही है। इसमें से दोनों सही हो गए। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। कुशीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो बताइए कि कुशीना माने किस राज्य की एक पहल है? ठीक है, इसमें से बताना है। तो ये जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किससे? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुशीना मानो स्थापित करने की योजना बनाई थी। कुशीना मानो का अर्थ है बाल गृह या क्रेच, और इसका उद्देश्य तब उन बच्चों से के लिए स्वास्थ्य और देखभाल, पोषण, सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी माताएं मनरेगा में काम करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए चलाया गया था कुशीना माने परियोजना। कहाँ पे? कर्नाटक में। मागुरी मोटापुंग बील नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, केरल में? तो बताइए कहाँ पर है ये? तो ये है भैया आपका असम में। ठीक है, कहाँ पे है? असम में है। जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा घोषित किया गया था इसको। एक पक्षी क्षेत्र है, पक्षी अभयारण्य भी कह सकते हैं, और इसका ऊपरी असम में मतलब उत्तरी असम में है ये। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। ठीक है, कौन? मागुरी मोटापुंग बील। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल जीता था। किसने जीता था? जेनिफर हार्मोसो, एटाना बोनमती, मैरी यरप्स या हिनाता मियाजावा? तो किसने जीता था? एटाना बोनमती ने। किसने जीता था? एटाना बोनमती ने। नमोह 108 एक प्रकार है आर्किड की, गेहूं की, बाजरा की, कमल की? तो इसकी खोज जो है CSIR लखनऊ में हुई थी। ठीक है, और कमल की ये प्रजाति ही, इसमें 108 पंक्तियां हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिशस, केन्या, बांग्लादेश, सिंगापुर?
तो इसमें आप खुद भी लगा सकते हैं केन्या, क्योंकि इन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी और है ही नहीं। ठीक है, तो केन्या ही उसमें आ गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबद्ध है? रक्षा मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो ये जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किससे? रक्षा मंत्रालय से। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? यह भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सही बात है। 2023 में अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंठ है। तो ये भी सही है। हमारा दोनों सही हो गया, ए और बी दोनों सही। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारत चुनाव आयोग द्वारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो आप बताएंगे। इसका आंसर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम पोर्टल जो है शुरू किया गया था। ठीक है, क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय लोगों को बता रही थी कि सुस्वागतम पोर्टल पे आप जाइए, अपना जो है उसमें कोई भी परेशानी हो, पोर्टल में लॉन्च करने की घोषणा की जो अभिवक्ताओं, आगंतुकों, प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने तथा शीर्ष न्यायालय में प्रवेश के लिए ई-पास प्राप्त करने के सक्षम बनाएगा। ठीक है, इसीलिए सुस्वागतम मतलब आप आके वहाँ की कार्रवाई को देख सकते हैं, या वहाँ से किसी से मिलना हो, ई-पास की ज़रूरत हो तो वहाँ से बनवा सकते हैं। इसीलिए लॉन्च किया गया था। वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? मेघालय का, केरल का, हिमाचल प्रदेश का, महाराष्ट्र का। तो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। क्या नाम है? वेस्टर्न ट्रैगोपैन। हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सिंड्रोम, शिशु मृत्यु सिंड्रोम या इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है। ये मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो है मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है और इसमें अजीब शारीरिक संवेदनाएं लोग जो है महसूस करने लगते हैं। इसमें क्या कहता है कि अजीबो गरीब आवाज़ें लोगों को सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो भले ही जग रहे हैं, सो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से चौंक जाते हैं। तो ऐसी मानसिक अवधारणाएं उनके अंदर बन जाती हैं कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो, कोई अजीब आवाज़ें वो अपने आप से सुनते रहेंगे जो कि आ ही नहीं रही होंगी। तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है। ठीक है, क्या नाम है? हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? डायलिसिस, विपरीत परासरण, विसरण या अपकेंद्रण। तो जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण पर काम करती है। वॉशिंग मशीन में आप डाल दीजिए कपड़े को और बड़ी तेज़ी से घूमती है, तो कपड़े से पानी सब बाहर निकल जाता है, मैल भी बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है? वो अपकेंद्रण पर काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या उत्सर्जन व्यापार। तो बताइए कि कंपाला घोषणा क्या है? ठीक है, तो ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। महाद्वीप पर मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधन करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा की गई थी। ठीक है, तो कंपाला घोषणा इसीलिए इसको कहा जाता है। यह जो है जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। मायलारा पंथ, क्या नाम है? मायलारा पंथ अस्तित्व में था कब या कहाँ? कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का मालवा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र या गुजरात का तटीय क्षेत्र। तो क्या कहा गया? मायलारा। तो कर्नाटक का तटीय क्षेत्र में ये एक समय अस्तित्व में था। ठीक है, क्यों? इसको याद रखने का एक ट्रिक है, क्योंकि कर्नाटक के नीचे आपको मिलेगा क्या? केरल। वहीं पे मलयालम भाषा बोली जाती है। तो मायलारा से याद रख सकते हैं कि मलय क्षेत्र में बोली जा रही थी। मलय क्षेत्र के यहाँ उससे याद रख सकते हैं कि मलय भाषा कहाँ पे बोली जाती है या मलयालम भाषा। तो केरल कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के निचले भाग में। तो वहीं पे मायलारा पंथ की मौजूदगी थी। ठीक है, यहाँ से 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई थी, तटीय क्षेत्र में पाई गई थी। तो जो बताती है कि यहाँ पे एक पंथ था जिसका नाम था मायलारा पंथ। ये मध्यकालीन भारत का ऐतिहासिक व्यापारिक शहर था। कब मिलता है ये? मध्यकालीन भारत में, मिडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट था। अगला आगे देखते हैं। अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात या उत्तराखंड। तो अंडूरी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मनाया जाता है
उत्तराखंड के उत्तर काशी में, ठीक है, उत्तर काशी में मनाया जाता है। ये बटर फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, बटर फेस्टिवल, बटर फेस्टिवल। आगे है, किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है भारत चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंतर्राज्यीय परिषद या वित्त आयोग। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है के संथानम के सिफारिश पर गठित की गई थी, ठीक है, और बाकी सब संवैधानिक निकाय हैं, ठीक। तो ये कब गठित की गई थी? 1990 में। 1990 में के संथानम समिति की सलाह पर गठित की गई थी। आर्टिकल 263 में ये पाया जाता है, आर्टिकल 263 में, ठीक, आर्टिकल 263 में ये जो है पाया जाता है। यह एक आयोग सिफारिश पर गठित हुई थी। ये सरकारी आयोग, सॉरी जो है सरकारी आयोग है, के संथानम नहीं, सरकारी आयोग के संथानम के आधार पर सीबीसी को गठित किया गया था 1964 में, ठीक है, सॉरी। तो सीबीसी को के संथानम समिति के रिपोर्ट पर जो है गठित किया गया था, और सरकारी आयोग के कहने पर अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 263 के तहत रखा गया है, ठीक है, भाग 11 में है ये। चलिए, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। अच्छा सॉरी, एक काम कर लीजिए कि यहाँ पे जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसके सदस्यों को देख लीजिए। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और सदस्यों के रूप में जितने भी प्रदेश हैं तो सभी प्रदेशों के सीएम मतलब मुख्यमंत्री, और अगर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के राज्यपाल, ठीक है, मतलब गवर्नर या गवर्नर जनरल या प्रशासक, ये लोग होते हैं। और कौन कौन होता है? तो इसमें जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के 6 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, और सीएम होते हैं सभी प्रदेशों के, ये सदस्य होते हैं इसके। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है, तो परिभाषित नहीं है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया, तो ये बात सही है। तो इसमें से कह रहा कौन सही है? तो केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत देश से सुमेलित नहीं है? एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, सही बात है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से संबंधित है, ये भी सही है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया है, सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जापान से लिया गया है, तो ये तो गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है ये जापान से नहीं ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? इसको लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है। और इसमें देखते हैं, एक सेकेंड, तो साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया है। और साउथ अफ्रीका से और क्या लिया गया है? तो जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ये दोनों साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। किसका शपथ का उल्लेख नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो बताइए कि 3री अनुसूची के तहत कौन इसमें से शपथ नहीं लेता है? तो इसमें से जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 3री अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। बाकी सब 3री अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व। तो इसमें से जो फ्रांसीसी जो है क्रांति हुई थी उससे कौन सा नहीं लिया गया है?
तो इसमें जो है आपका जो न्याय है, न्याय ये फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया। बाकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 से 1799। ठीक है, 1789 से 1799 के बीच हुई थी। और जो न्याय का आदर्श है ये रूसी क्रांति से लिया गया था। न्याय का आदर्श ये जो है रूसी क्रांति से लिया गया था। रूसी क्रांति से, ये रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 को, 1917 में। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? 101वां, 102वां, 103वां या 99वां? तो बताइए कौन से संविधान संशोधन से? तो 103वां संविधान संशोधन से इसमें हो गए EWS। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन से क्या किया गया था? तो इसमें जो है कॉलेजियम प्रणाली से जो जज चुने जाते थे उनके आधार पर कहा गया था कि कॉलेजियम प्रणाली को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा जजों को चुना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में जजों ने खारिज कर दिया था। तो इसमें NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने का प्रयास किया गया था। 102वां संविधान संशोधन में क्या है? तो इसमें आप जानते हैं OBC का जो पिछड़ा वर्ग के आयोग है, आयोग का गठन किया गया है इसमें, या उनको संवैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया है। और 101वां संविधान संशोधन में क्या है? तो इसमें आपका पड़ जाएगा GST। क्या पड़ जाएगा? GST। ठीक है, ये चारों हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय सूची सुमेलित नहीं है? 7वीं अनुसूची में तो बता रहा है मादक लीकर राज्य सूची का विषय है, बात सही है। स्वगाड़ना और कब्रिस्तान समवर्ती सूची का विषय है। दिवालियापन या दिवाला समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक या संघ सूची का विषय है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो इसमें भैया जो बी है, कौन? बी, स्वगाड़ना और कब्रिस्तान ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये पूरा टोटल किस में आता है? राज्य सूची में आता है। ठीक है, किस में आता है? राज्य सूची में। राज्य सूची में आता है। ठीक है, स्वगाड़ना और कब्रिस्तान ये समवर्ती सूची में नहीं आता है। चलिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 324, 325, 326, 327। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। वैसे हमारा आंसर तो है अनुच्छेद 327। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है 327 में। 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब देख रेख में किसके होगा? तो निर्वाचन आयोग के देख रेख में होगा। तो यहाँ निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 325 में क्या है? तो अनुच्छेद 325 में है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ योग्यता की बात की गई है, या योग्यता की नहीं, या तो मतलब भेदभाव कह सकते हैं आप, योग्यता छोड़ के भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, या और आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 326 में है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान होगा। किस पे? वयस्क मताधिकार की बात की गई है। तो वयस्क मताधिकार 326 में है। ठीक है, और 327 में है अनुच्छेद के विधानमंडलों में चुनाव के संबंध में प्रावधान किया गया है, संसद की शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, अनुच्छेद 327। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की? अशोक सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, एस केधर समिति या KM मुंशी? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्वर्ण सिंह समिति है, आप जानते हैं इसको। इसमें देखिए दो सूचियाँ दे दी गई हैं और इनको मिलाना है। तो अनुच्छेद 63, 76, 93, 148। तो 148 में भारत के महान्यायवादी हैं, नहीं सॉरी, एक सेकेंड,
148 में कौन है, तो महालेखा परीक्षक है। ठीक है। 76 में कौन है, भारत के महान न्यायवादी हैं। भारत का उपराष्ट्रपति 63 में है। और लोकसभा अध्यक्ष किस में पड़ जाएंगे, 93 में। तो याद मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेतक GI द्वारा जडेरी, नमकट्टी और चेडी बट्टा साड़ी निम्नलिखित में से कहाँ की या किस प्रदेश की है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आप इसको बताइए कि किस प्रदेश की है या किस प्रदेश से ये रिलेटेड है। तो ये भैया रिलेटेड है आपका तमिलनाडु से। कहाँ से, तमिलनाडु से। जडेरी नमकट्टी मट्टी बनाना या चेडी बट्टा साड़ी को भौगोलिक टैग दिया गया था, जो भौगोलिक संकेतक या GI टैग कहा जाता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, डी विकल्प। ठीक है। और जो चट्टेरी साड़ी है, चट्टेरी साड़ी ये आपका कन्याकुमारी में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देविका नदी के कायाकल्प परियोजना से संबंध से में सही है। यह नमामि गंगे परियोजना से अभिप्रेरित एक पहल है। तो ये बात सही है। ये इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। अगला है, डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। उत्तरी चैनल लिखा है, गलत है, चैनल रहेगा ये। उत्तरी चैनल, डेविस जल संधि, सुलीना चैनल या जोहार जल संधि। तो कौन है, सुनीला चैनल। क्या है, सुलीना चैनल। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, 35वां, 40वां, 45वां या 50वां। तो बताइए कि कौन सा है इसमें से। तो ये आपका 40वां स्थान है। कौन सा, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये कौन जारी करता है, WIPO, WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है। पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर। तो पद्दारी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं पद्दारी जनजाति, कोली जनजाति, गड्डा ब्राह्मण और पहाड़ी जातीय। तो ये सब क्या है, पहाड़ी जातियाँ हैं। पद्दारी जनजाति, कोली जनजाति, दोनों को सब याद रखिए। पद्दारी यहाँ पे दे दिया गया है। एक होता है कोली और एक होता है गड्डा ब्राह्मण, गड्डा ब्राह्मण। ठीक है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। इबेरियन भेड़िया अंडालूसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालूसिया स्थित है कहाँ पे, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन या स्वीडन। तो अंडालूसिया जो है स्पेन का एक द्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है। राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित कर सकता है, 4 माह, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो पहले 3 माह और फिर 1 माह, तो टोटल 4 माह के लिए उसको लंबित रख सकता है। ठीक है। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बहुमत का शासन, राजनीतिक स्थायित्व, साझा राष्ट्रीय एजेंडा। तो इसमें से क्या जो है ये दिखाता है निर्वाचन पद्धति या समानुपातिक जो है प्रतिनिधित्व। इसमें से किसको प्रतिनिधित्व, निर्वाचित निकाय मतदाताओं के आनुपातिक विभाजन को दर्शाते हैं। ठीक है। इसमें सही क्या होगा, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। क्या दिखाता है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसी को कहते हैं CBC। ठीक है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसी को मैंने अभी बताया था, ये के संथानम द्वारा जो है उन्हीं के संथानम द्वारा ये बताया गया था कि ऐसा कोई निकाय बनाया जाए। 1964 में इसको लाया गया। ठीक है। इसकी सिफारिश किसने की थी, के संथानम समिति ने। ठीक, इसको याद रखिएगा, 1964 में। और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। और बाकी अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां और राष्ट्रीय मानवाधिकार ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
ग्राम सभा में शामिल है पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी बुजुर्ग सदस्य, गांव की जनजातीय आबादी, ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य। ठीक है, तो बताइए कौन से इसमें से शामिल हैं। तो इसमें जो है ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। कौन से? ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यसे राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बताइए कि कौन से उसमें से सही उत्तर हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा सही है, बताइए। या एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये छाटिए। तो देखिए इसमें से क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनके बीच में जब कोई बात नहीं बनती है तो संयुक्त बैठक तो बुलाई जाती है। लेकिन अगर विधानसभा और विधान परिषद में अगर अनबन हो गई और कोई बात नहीं बैठ रही है, ये पारित करके भेज रहे हैं वो पास नहीं कर रहे हैं, वो जो है संशोधन करके भेज रहे हैं ये पास नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है विधानमंडलों में। ठीक है, तो ये बात सही हो गई। और इसमें जो है राज्य विधान परिषद की संख्या जो होती है विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि विधानसभा के 1/3 सदस्यों की संख्या के बाद से ज़्यादा इनकी संख्या नहीं हो सकती है और कम से कम 40 रहेगी। ठीक है, तो कौन हो गया? 1 और 2 दोनों सही है। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्य विधानमंडल। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? ऐसे विषय जो 7वीं अनुसूची में नहीं शामिल किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल किया है? उन विषयों को शामिल किया गया है जो कि बंटवारा किया गया है केंद्रीय सदस्यों के केंद्रीय कि ये जो है केंद्रीय विषय हैं, राज्यों को जो विषय दिए गए हैं या अनुवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उसमें समवर्ती सूची में। लेकिन कुछ ऐसे विषय रह गए हैं जिन पे अभी लोगों का ध्यान नहीं पहुंचा जो कानून बनाने वाले हैं, या कोई ऐसा नया चीज़ आ गया जो इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं पहुंचा था, तो उस पर कौन है नियम बनाएगा? कौन बनाएगा? कि वो केंद्रीय सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो उस पर नियम बनाएगी संसद। अगला है राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या कोरम है। ठीक है, तो कोरम किसे कहते हैं? सदन के कुल सदनों का आधा, गलत बात। सदन के कुल सदस्यों का 1/3, गलत बात। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या, गलत बात। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो ये आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई थी? अभी मैंने बताया, कौन से? के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में। ठीक है, ये 1900 जो के संथानम समिति है ये बनाई कब गई थी? तो ये जब फॉर्म की गई थी तो उस समय था 1962 से 1964। 1962 से 1964 के बीच में समिति कार्य की थी और अपना रिपोर्ट सौंपा था। ये एक तरफ अनुसूची दी गई है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है, तो इनका मिलान करना है। तो बताइए 243 डी में है तो किससे मिलान होगा? प्रत्येक नहीं, देखिए मिलान करना है कि गलत सही बताना है? हाँ, मिलान करना है। तो 243 डी में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, है ना? तो ये सीटों का आरक्षण हो गया। 243 ई में है कि पंचायतों की जो है पंचायतों की अवधि। ठीक है, तो 243 ई में हो गया पंचायतों की अवधि। 243 आई में वित्तीय स्थिति आयोग का गठन है, तो 243 आई में वित्तीय आयोग का गठन हो गया। और 243 यल में है केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना क्या? तो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, इस जो ये शब्द है इसके प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे और इस प्रकार लागू होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के प्रति निर्देश हों। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये देखिए, तो इसमें से ए सही हो जाएगा, ए।
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद। तो आप जानते हैं इलाहाबाद की स्थापना जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। 1866 अधिनियम द्वारा की गई थी। और बाकी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास का स्थापना अधिनियम 1861 द्वारा 1861 के प्रावधानों द्वारा 1862 में की गई थी। 1862 में अधिनियम 1861 द्वारा 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चौथा उच्च न्यायालय कौन था? तो देखिए 3 उच्च न्यायालय तो ये बन गया, और चौथा उच्च न्यायालय के रूप में बनाया गया था इलाहाबाद को 1866 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन आ गया, एक कारण आ गया, तो बताइए कि राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, तो नहीं भेज सकता है, सही बात है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश होता है, इसीलिए तो नहीं भेज सकता। तो ये दोनों बातें आपकी सही हो गई। तो क्या कहता है कि ए आर दोनों सही हैं और इसके स्पष्टीकरण सही है। तो सही बात है, ये दोनों सही हैं। अब आ गया पेशा अधिनियम के संदर्भ में कुछ बातें बता रहा है, देखिए कौन सी सही हैं। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। इसमें आपका सही होगा कौन सा? केवल दो। क्यों? ये कह रहा है यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, तो नहीं शब्द नहीं रहेगा। यह अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्यों पर शामिल होता है, तो यही सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 10 जो पंचायती राज्य पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 1996 में, ठीक है, अधिनियमित किया गया था इसको। ठीक, इसमें क्या है, यह अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका का आधार जो है अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। इसमें कौन कौन से 10 क्षेत्र 10 राज्यों में शामिल होता है? तो इसमें है आंध्र प्रदेश, नाम आप देख लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक, तेलंगाना। और ये सब किस में शामिल है? 5वीं अनुसूची में। तो इसमें जो 6ठी अनुसूची वाले राज्य हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, केवल 5वीं अनुसूची वाले राज्यों पर पेशा एक्ट लागू होता है। अगला है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। तो इन तीनों समितियों का सदस्य होता है 1, 2, 3। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं है? प्रस्तावना के समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, सही है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4.1 में 4.1 के द्वारा रूप में जोड़ा गया, तो ये भी सही है। संपत्ति के अधिकार में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये किया गया था। अनुच्छेद 39A के रूप में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता जोड़ा गया था, ये किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के संबंध में है? ठीक है, भाग 12, भाग 14, भाग 20 या भाग 15। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो याद ही होना चाहिए। तो ये आएगा आपके भाग 14 में। किसमें? भाग 14 में 308 से लेकर 323, 308 से लेकर 323। ठीक, इसमें आएगा भाग
14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधित हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में आपको मिलेगा वित्त संपत्ति और वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे के संबंधित जो है भाग है वित्त संपत्ति के अनुबंध। ठीक है, भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन। और भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित, तो क्या आ जाएगा? निर्वाचन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है आपका, एक सेकंड रुकिए, केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। तो केंद्रीय सूचना आयोग क्यों संवैधानिक निकाय नहीं है? क्योंकि इसको अधिनियम जो है स्थापना वर्ष इसकी क्या है? 2005 में की गई थी। कब? 2005 में इसको शामिल किया गया था। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन सा निकाय है? ये वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदधारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। कौन है? महान्यायवादी। दोनों में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये बात सही है। जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, तो ये बात गलत है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो हाँ, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो किसमें केवल सही हो जाएगा? केवल 2। आज मतलब वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नए वीडियो में। आधा जो बचा हुआ है वो नए वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।